हे वेलकम बैक। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाइज हूँ। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी की। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम वर्णमाला के भेद, वर्णमाला में अच्छा सब कुछ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड विचार, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा वर्ड विचार, जो फोनोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले समझेंगे वर्ड क्या होता है और फिर उसके साथ बाद समझेंगे वर्णमाला। वर्ड क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। क्या हो? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्णमाला कहलाती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, जिनकी सहायता से अनेक शब्दों का निर्माण होता है। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ हमारे वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? वर्ड की विशेषताएं। वर्ड की विशेषताएं क्या होती है? वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? लघुत्तम इकाई है, छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते या हो सकते हैं। वर्डों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? वर्डों के मेल से बनते हैं। वर्णमाला क्या होता है? अब कई सारे वर्ड होंगे। किसी भी भाषा में क्या होते हैं? वर्ड होते हैं, लिपि जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो लिपि क्या होती है? लिपि जो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है, उन चिन्हों को। तो वर्णमाला में कुछ वर्ड भी होंगे। तो वर्णों का व्यवस्थित जो क्रम होगा, समूह होगा। ठीक है, तो वर्णमाला शब्द वर्ड प्लस माला से मिला है। माला का मतलब क्या होता है? मोतियों से, कई प्रकार की मोतियाँ होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार वर्डों को मिलाकर जो माला बनाई गई है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ड प्लस माला शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। जिसका अर्थ क्या हुआ? वर्णों का समूह। किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन सबको मिलाकर उस भाषा की वर्णमाला बनती है। तो हिंदी में कितने वर्णमाला प्रयोग, वर्ड कितने प्रयोग किए जाते हैं? तो 52। तो जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है उसमें 52 लेटर हैं, अक्षर हैं या वर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी अगर वर्णमाला की पूछेगा कोई। तो हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर। कौन कौन से? यहाँ पे आपको दिए गए हैं 52 के 52, जो कि आपको यह छत्रक ज्ञा तक, आज से लेकर ज्ञा तक आपको वर्णमाला में जो आप देखते हैं उसमें 49 लिखे होते हैं और बाकी के 3 ये अब प्रेजेंट टाइम में लिख के आने लगे थे, पहले में नहीं आते थे। जो इस समय आ रही हैं पुस्तकें छोटे बच्चों की, उनमें ये तीनों अक्षर भी साथ में अब दिए जाने लगे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और इन जो वर्ड होते हैं, आप पहले वर्णमाला में जितने वर्ड हैं वो समझ गए होंगे। इसको आगे पढ़ेंगे इसके भेद। ठीक है, वर्णमाला में जो हमारे भेद हैं वो कितने हैं? वो हमारे 2 भेद हैं वर्णमाला के। कौन सा? पहला है स्वर के। पहला भेद कौन सा है? स्वर है। दूसरा है व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से, किसके आधार पर है? उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के 2 भेद हैं वर्णमाला में। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है। स्वर किन्हें कहते हैं? वे ध्वनियाँ। कौन सी? वे ध्वनियाँ। ध्वनियाँ ही होती हैं जो हमारे वर्ड होते हैं जिनको लिखते हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता है और हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में पहले 13, अब 11 स्वर हैं। ठीक है, आ से लेके औ तक। लास्ट में 2 अंग और आहा भी होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो स्वर की संख्या 11 है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और आगे एक आगस स्वर भी आएगा, जो वो उसको मिला लेंगे तो वो 12 होगा, क्योंकि वो आगस स्वर है इसलिए हम इसको केवल 11 ही काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्वर के भेद। अब स्वर को कुछ भेद हैं, वो भी किसके स्वर के जो भेद हैं वो कौन कौन से? 3 भेद हैं। पहला ह्रस्व स्वर है, जिसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, जिसे मूल स्वर भी कहा जाता है। उसको आगे अभी हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, हर एक पार्ट को। ठीक है, दीर्घ स्वर जिसे द्विमात्रिक या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। 2 मात्रा का समय लगता है इसको प्रोनाउंस करने में, इसलिए द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर त्रिमात्रिक स्वर है, 3 मात्रा का समय लगता है। और प्लुत स्वर आपने देखा नहीं होगा, आप तो कहेंगे सर मैंने 2 ही पढ़े थे अभी भेद में, है ना, वो आ से औ तक, उसमें प्लुत स्वर कहाँ था? ठीक है, तो अभी हम बताएंगे ठीक प्लुत स्वर क्या होता है। आगे पर देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है, पहले हम पढ़ लेते हैं। ह्रस्व स्वर जैसे कहा कि हमने, उसको मूल स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम, सबसे क्या हो? कम या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। ठीक है, री का मोस्टली यूज संस्कृत में होता है और हिंदी में आपको ये 3 ही देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे ज़्यादातर। री बहुत कम मिलता है, री का मोस्टली संस्कृत में यूज होता है। तो ये हमारे स्वर कितने हैं? 4 हैं, जिसे ह्रस्व स्वर मूल स्वर भी कहते हैं। ये मूल है। ये क्या है?
इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। ये चार को ही मिले ये जो चार होते हैं मूल ह्रस्व स्वर को मिला के हमारे बाकी के स्वर सभी स्वर जो बचे हैं सात उनका बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे मूल है, इनको कभी भी नष्ट नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। ठीक, इनमें री का प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में, किसमें, तत्सम शब्दों में होता है, जैसे ऋषि, ऋतु, कृपा। जिसमें री मात्रा लग जाए समझ लेना वो तत्सम शब्द है। ठीक है, जिस भी शब्द में री लग गया वो शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। सृष्टि तत्सम शब्द है। हिंदी में इस स्वर का उच्चारण री के रूप में होता है। कैसे किया जाता है उच्चारण, री के रूप में। ठीक है, इसको रा नहीं पढ़ेंगे कोई, इसको पढ़ेंगे री। लिप में री का प्रयोग प्रचलित है, लिप में आपको री का प्रयोग दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दीर्घ स्वर, दूसरा जो हमारा भेद है वो क्या है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ को द्विमात्रिक संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है वो भी हम बताएंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना, ह्रस्व स्वर मतलब उनमें एक मात्रा का समय लग रहा था, यहाँ पे दो गुना, उससे दुगुना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। मतलब इनको प्रोनाउंस करने में ज़्यादा एनर्जी लग रही, डबल एनर्जी समझ लो। ठीक है, जैसे आ को प्रोनाउंस किया बहुत जल्दी कर लिया, लेकिन आ को प्रोनाउंस करने में 2 आ के बराबर मात्रा लग रही है। ठीक है, उसी प्रकार ई उ ऊ, आप प्रोनाउंस करके देखेंगे आप तुरंत डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप इसको प्रैक्टिस करके पढ़ें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। आपके एग्ज़ाम में भी अगर आपको मान लेते हैं कभी भूल गए तो आप इसको जैसे ही बोलेंगे आपको याद आ जाएगा। ठीक, क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस कर रखा होगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे, बहुत आसान से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर देखते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है, ये स्वर क्या है ना। तो देखो, इसको मैं सिंपल सी बात करूँ, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, मैं सिंपल शब्दों में कहूँगा कि जिस भी स्वर के आगे 3 लिख दो, हिंदी का ये 3 बना हो। ठीक है, या फिर आपको इसका यूज कहाँ होता है वो बता देता हूँ पहले। कि इसका यूज सबसे ज़्यादा संस्कृत में होता है, हिंदी में भी होता है, लेकिन आपने कुछ डायलॉग्स वगैरह देखे होंगे वहाँ पर भी इस प्रकार से या इस प्रकार का चिन्ह डायलॉग के आगे ऐसे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब है ये हमारा प्लुत स्वर होता है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल पहले इसको डिटेल समझ लेते हैं। जब किसी स्वर के, किसके, जब किसी स्वर के, चाहे कोई भी स्वर उठा लो, आ उठा लो, बड़ा आ से औ तक कोई भी स्वर आप उठा लेंगे, उसके आगे या तो 3 हिंदी का या फिर ये डा टाइप का बनता है जो, उसको लगा देंगे तो वो हमारा प्लुत स्वर बन जाएगा। ठीक है, जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना या इससे अधिक समय लगे, इससे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का निर्देश करने के लिए संस्कृत में स्वर के आगे 3 का अंक का लिखने की परंपरा है। जैसे ओम, जब हम ओम का एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो ये ओम हमारा प्लुत स्वर नहीं है, ओम एक शब्द है जिसमें ये 3 हिंदी का लिखा है। इसका मतलब ये ओ जो स्वर बन गया वो अब प्लुत स्वर कहलाएगा। ठीक है, प्लुत का प्रयोग किसी दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने में किया जाता है, जैसे ओ मोहन। ठीक है, ओ मोहन, तो ओ को हम बहुत लंबा खींच रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे प्लुत स्वर मतलब 3 गुना, बहुत एनर्जी के साथ। क्लियर है, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आगत स्वर, जो कि हमने अभी पहले स्टार्टिंग में आपको डिस्कस किया था, आगत स्वर को मिला के हमारा 12 हो जाएगा। वैसे 11 ही मोस्टली यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आगत स्वर है इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। हिंदी के 11 स्वरों के अतिरिक्त अंग्रेजी के, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, डॉक्टर, हॉल, बॉल, कॉलेज, ऑफिस या कॉफ़ी, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे जो इंग्लिश के शब्द को ज्यों का त्यों हिंदी में लिखेंगे। उसके लिए हम ये आगत स्वर का या ध्वनि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आ ध्वनि, आ और ओ ध्वनि की मध्यवर्ती ध्वनि है। मध्यवर्ती मतलब ना तो ये आ प्रोनाउंस होता है नहीं ओ, इसे औ करते हैं। ठीक है, औ नहीं आ। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्द में ही मिलता है। तो मोस्टली कहाँ यूज होता है, इंग्लिश में। जो इंग्लिश के शब्द लिखने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इसके, अब देखो इसको प्रयोग से अंतर क्या है। अगर हम इसका प्रयोग जो अ लिखते हैं, आ की मात्रा लगा देंगे, मान लो कोई शब्द लिखा उसमें आ की मात्रा लगा दी तो उसका अर्थ बदल जाएगा अ की जगह पे। ठीक है, क्लियर है, तो समझते हैं कैसे डिफरेंट होता है। चलिए देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हाल। ठीक है, क्या हाल है, क्या हाल है। अब यहाँ पे आप उसका हालचाल पूछ रहे हैं।
यहीं पे हॉल लिखा, क्या हॉल बड़ा है या हॉल बड़ा है, ठीक है। हॉल मतलब अब जगह की बात हो रही है, तो यहाँ पे हॉल था, यहाँ पे हॉल हो गया, ठीक। तो अंतर चेंज हो गया। नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट क्या है, बाल और बॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाल और बॉल। बाल का मतलब हेयर से है और बॉल मतलब गेंद से। अब बॉल को बॉल लिखते हैं, इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन बाल क्या हिंदी वर्ड है, ठीक है। तो अंतर समझ गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्वरों की मात्राएं। तो स्वर को प्रयोग कैसे कर सकते हैं। स्वर दो प्रकार से प्रयोग होते हैं। लेखन में स्वर दो रूपों में प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए जाते हैं। पहला अपने मूल रूप में, मूल रूप मतलब जैसे लिखे होते हैं वैसे ही उनका प्रयोग कर सकते हैं, या मात्रा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अमर, अमर में अ, आई में आ या ई, आओ में आ और ओ, ये क्या है, मूल रूप में ही प्रयोग किए गए। ज्यों करते हो शब्दों में आ ई ओ, जो बड़ी ई और ओ स्वर अपने मूल रूप में है। जबकि मात्रा के रूप में कैसे, चाची शब्द में आ और ई स्वर मात्रा के रूप में प्रयुक्त किए हुए हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। मात्राएं कितनी है, स्वर हमारे 11 हैं, उनकी मात्राएं कितनी 10 हैं। क्योंकि जो छोटा आ है हमारा अ, इसकी कोई मात्रा नहीं है। ये अ वर्ड सभी व्यंजनों के साथ इंक्लूड रहता है, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। तो बाकी सभी की कितनी 10 मात्राएं हैं टोटल स्वरों की। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब विशेष कुछ है जो इम्पोर्टेंट है मोस्ट, इनको क्लियर रखो। और आपको अगर आप कभी बच्चों को पढ़ाएंगे तो इनको ये चीज़ें ज़रूर बताना, क्योंकि ये बचपन से अगर आप बताएंगे तो वो गलतियाँ नहीं करते। क्योंकि मोस्टली बच्चे बचपन में उनको पता नहीं होता है, वो गलतियाँ करते हैं। मोस्टली गलती क्या होती है, देखो एक मैं बताता हूँ, ये गलती बहुत से बच्चे करते हैं, क्योंकि उनको शुरू से ही नहीं पता होता, और बहुत से टीचर्स को भी नहीं पता होता, क्योंकि उनको पढ़ाया ही नहीं गया होता उन टीचरों को। तो वो क्या बताएंगे बच्चों को, इसको अड़ा पढ़ते हैं, इसको अंगा पढ़ते हैं, ठीक है। तो कई बच्चे क्या, कई टीचर इसको अड़ा पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो भी बच्चे क्या उसको अड़ा ही बोल देंगे, ठीक है। तो ये होता है अड़ा, नीचे लगाएंगे वो अड़ा पढ़ा जाएगा, और जो आगे लग जाएगा वो अंगा बोला जाएगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक होती है। दूसरा क्या है, आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ सभी व्यंजन में होता है। आ रहित वर्ड हलंत, जिसे चिन्ह इस प्रकार का नीचे चिन्ह लगा होता है, नीचे तिरछी रेखा, जिसे तिरछी रेखा खींचते हैं, लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे क, और इसमें लिखा देंगे आ जोड़ देंगे तो क, ख, ख, ग, ग, घ, घ, ठीक है। इस प्रकार के अक्षर या वर्ड हमारे बनते हैं। और दूसरा जो ऊ की मात्रा है, ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा है रा के साथ। तो रा के साथ लिखने में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। जैसे रुपया, रुपया में छोटा ऊ की मात्रा लगती है तो ऐसे लगती है, लेकिन रूप लिखेंगे तो रूप में बड़ा ऊ की मात्रा गोल लगती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, सभी यही यूज़ करते हैं, ये इस पर कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो अगर आप एक टीचर हैं तो आपको ये चीज़ें आपको सिखानी है, ठीक है। तो मिस्टेक्स यही होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार की मिस्टेक देखने को मिलेंगी। मतलब इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, किसी में छोटा ऊ की मात्रा लगी होगी इस प्रकार से, किसी शब्द में इस प्रकार से, तो आपको वहाँ पे पूछ देगा कि यहाँ पे शुद्ध शब्द क्या है। तो अब आपको जब पता होगा डिफरेंस की बड़ा ऊ की मात्रा ये है, छोटा ऊ की मात्रा ये है, तो आप उस शब्द को पहचान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके सी-टेट या यूपी-टेट या फिर एस-टेट, सुपर-टेट में पूछा जाते हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल की बात करूँ, रुपया और रूप, ठीक है। तो रुपया में छोटा ऊ की मात्रा होता है तो ऐसे लिखेंगे रुपया, और यहीं रूप लिखेंगे तो रूप में बड़ा ऊ की मात्रा लगे तो रूप को ऐसे रूप, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करना है आपको। री की मात्रा किन 4 वर्णों, या 4 नहीं 5 है, 5 वर्णों के साथ नहीं लगती। तो री की मात्रा र, ट, ठ, ड और अड़ा के साथ नहीं लगती है। सा के साथ री की मात्रा जुड़ने पर श्री इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अयोगवा, जो कि हमने पढ़े थे। तो अयोगवा क्या होता है, अंग और आ। अंग होता है अनुनासिक अनुस्वर, और आहा होता है विसर्ग, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जो वर्ड किसी स्वर के योग से सार्थक बने हैं, किसके स्वर के योग से बनते हैं, अयोगवा कहलाते हैं। स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण हैं जो अंग और आ कहलाते हैं। स्वरों की तरह मात्राओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। जो इनका प्रयोग क्या होता है, स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ठीक है। ये व्यंजन की श्रेणी में नहीं आते। क्यों, क्योंकि इनका स्वरों की तरह प्रयोग करेंगे तो ये इसीलिए व्यंजन में नहीं होते हैं, और स्वतंत्र रूप से गति नहीं होने के कारण स्वरों भी नहीं कहते हैं। मतलब इनको प्रोनाउंस करने के लिए स्वर की मात्रा चाहिए। एक्चुअली में ये क्या होता है, केवल ये पार्ट होता है। अब इसको प्रोनाउंस करने के लिए हमको आ की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। क्लियर है।
तो ये स्वर की हेल्प से प्रयोग कर रहे हैं और ये किसकी तरह, स्वर की तरह यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ना तो ये स्वर हैं ना ही ये व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वर की मदद से प्रोनाउंस किए जाते हैं, ठीक, तो लेकिन ये स्वर की मदद से प्रोनाउंस हो रहे हैं, ठीक है। और आपके व्यंजन मात्राओं के रूप में प्रयोग नहीं होते, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, मात्राओं के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, इसीलिए यह ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। क्लियर है, ये बात समझ आ गई होगी आई होप। तो जो शब्द, जो वर्ण स्वर की तरह प्रयोग किए जाते हैं और स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से अपने आप उच्चारण नहीं किए जा सकते हैं, स्वर की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं, इसलिए इसे अयोगवा कहते हैं। अच्छा, अयोगवा किसने कहा था, ये क्वेश्चन पूछता है, तो किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवा कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अनुस्वर और अनुनासिक। तो अनुस्वर अभी बताया जो अंग, वो हमारा अनुस्वर है। अनुनासिक क्या होगा, एक ये आपने चंद्रबिंदी वाला पढ़ा होगा, है ना, तो चंद्रबिंदी जब लग जाती है वो अनुनासिक हो जाएगा, अनुस्वर जब चंद्र अंक की बिंदी लगेगी। क्लियर है। अब देखो इसमें हम एक चीज़ बता दें, अनुस्वर, तो इसको पहचानें कैसे, बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इसको क्लियर कैसे रखेंगे कि अनुस्वर शब्द को ध्यान से देखो, अनु मतलब, अनु का मतलब होता है बिना, ठीक है, बिना, बिना, स्वर मतलब स्वर के, मतलब स्वर का मतलब होता है आवाज़, आवाज़ मतलब कब आएगी, जब हवा आएगी, तो जब हवा गले से ना निकले, ठीक है, अनु मतलब बिना हवा के, गले के, ठीक है, कहाँ से निकलेगी हवा, गले से निकलेगी ना, तो गले से ना निकल कर नाक से निकले, ठीक है, बिना गले के, बिना नाक के, अनु मतलब बिना, नासिक मतलब नाक, बिना नाक के, बिना गले के, ठीक है। तो इस प्रकार से बिना गले के मतलब कहाँ से निकलेगी, नाक से निकलेगी, और अनुनासिक बिना नाक के मतलब गले से, ठीक है, गला, ठीक है, समझ गए। तो व्यंजन ध्वनि है, ये अंग की कैसी है, व्यंजन ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है। उदाहरण हंस, हंस बोल के देखें, हंस, हंस बोलेंगे तो नाक पे पहले जोर जाएगा, उसके बाद मुंह से हंसा की आवाज़ पे के साथ हवा निकलेगी, हंस, ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो हंस ये हमारे कहाँ से हो रहा है, नाक से प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है, नाक से अधिक और मुंह से कम हवा निकल रही है। अनुनासिक में क्या है, उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है, इसका प्रयोग किसके साथ होता है, सभी स्वरों के साथ होता है। इसका उच्चारण अनुस्वर की अपेक्षा हल्का होता है और इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। नाक और मुंह दोनों का मतलब यहाँ पे नाक से निकलेगी, केवल नाक से, और यहाँ पे हवा नाक और मुंह, नाक से कम लेकिन हवा मुंह से ज़्यादा निकलेगी, ठीक है, मुंह से सबसे ज़्यादा निकलेगी, नाक से हल्की सी, ठीक है, समझ गए। जैसे हंसना, हंसना जब बोलेंगे हंसना, तो हाँ कर रहे हैं ना, तो हाँ से मुंह से आवाज़ निकल रही है, हवा निकल रही है, ठीक है, तो हंसना अनुनासिक स्वर। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विसर्ग क्या होता है, विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण हा के समान होता है, इसका उच्चारण कंठ से होता है, कहाँ से होता है, कंठ से होता है, हा के समान उच्चारण होता है। विसर्ग केवल संस्कृत के मूल शब्दों में आते हैं, जैसे अतः, प्रातः। अब अतः प्रातः का जब बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो कैसे आवाज़ आ रही है, लास्ट में हा की ध्वनि आ रही, किसकी ध्वनि आ रही, हा की, ठीक है, इसलिए इसका उच्चारण हा के समान किया जाता है और इसका मोस्टली यूज संस्कृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पे एक पॉइंट और आपको एक्स्ट्रा दिख जाएगा, निरानुनासिक, ठीक है, निरानुनासिक। इसमें क्या होता है, उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, जब नाक और मुख और नाक से निकले तब वो हमारा अनुनासिक होगा, जब केवल नाक से निकले अनुस्वर होगा, जब कंठ से निकले विसर्ग, जब केवल मुख से निकले तो वो निरानुनासिक। क्लियर है। निरानुनासिक में हमारा आ से लेके औ तक सारे वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो री नहीं लिया गया, क्यों, री क्योंकि संस्कृत में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्युत्पत्ति के अब आधार पर, बहुत सारे आधार पे हमारे स्वर के भेद किए गए, ठीक है, हर एक प्रकार से। तो व्युत्पत्ति के आधार पर आपको पूछ देगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर में 4 होते हैं और संधि स्वर में 7। संधि का मतलब होता है मूल स्वरों को मिला के जब बनता है वो हमारा संधि स्वर कहलाते हैं। ये कभी भी नष्ट नहीं किए जा सकते, ठीक है, ये नष्ट ही नहीं हो सकते, ये हमारे मेन होता है, इन्हीं का प्रयोग करके हम संधि करके ये 7 स्वर और बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे कैसे वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे मूल होते हैं आ ई उ और ऋषि, ठीक है, और इसमें आ ई उ ए ऐ ओ औ ये हमारे संधि हैं। अब देखो संधि क्या होते हैं, इससे हम दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। तो दीर्घ मूल दीर्घ स्वर और दूसरा होगा संयुक्त स्वर, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा
संयुक्त स्वर। तो पहला क्या है, दीर्घ संधि, दूसरा संयुक्त संधि। ठीक है, संधि के साथ कौन कौन से, इधर 3 है और इधर 4 है। ठीक है, तो पहले बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये किसके चलते हैं, सेम एक जैसे स्वरों को मिला के, आ मिला के बड़ा आ, ई मिला के बड़ी ई, ऊ मिला के बड़ा ऊ। संयुक्त में आ और ई मिला के ए, आ और ए मिला के ऐ, आ और ऊ मिला के ओ, आ और ओ मिला के औ। ठीक है, तो ये हमारे जो हमारे संयुक्त होंगे, क्योंकि इनमें देखो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मिलाए गए हैं, है ना, जबकि यहाँ पे क्या सेम सेम मिलाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्चारण काल मात्रा के आधार पर। अब क्या है, उच्चारण या काल या मात्रा के आधार पर। उच्चारण मतलब किस प्रकार से हम उसका उच्चारण करते हैं, काल मतलब समय, मात्रा मतलब कितनी मात्रा के साथ, जैसे हवा की मात्रा प्रोनाउंस करते वक्त हवा की मात्रा लगती है ना, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, जो कि हमने पीछे पढ़े थे स्वर के भेद। ठीक है, वो भी उच्चारण के आधार पे थे। तो यहाँ पे उच्चारण कह दे या काल कह दे या मात्रा कह दे, ठीक, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो यही हमारे दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ स्वर आएंगे। ठीक है, वहाँ पे एक प्लस स्वर भी था। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होता है, उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रिक समय होता है, इसकी संख्या 4 होती है, आ ई उ री। ठीक है, दीर्घ स्वर क्या होता है, उच्चारण में दोगुना समय लगता है, द्विमात्रिक क्रिया, इसे गुरु स्वर भी कहते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 7 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जीवा के प्रयोग के आधार पर। अब जीवा के प्रयोग मतलब आपके जो जीभ होती है, जीभ में 3 भाग होते हैं। पहला हमारा अग्रभाग, फिर एक है मिडल वाला, मध्य भाग, तीसरा पश्च भाग। ठीक है, पीछे का। तो इनके प्रयोग से मध्य भाग से केवल एक स्वर का प्रोनाउंस होता है, अ बोलेंगे तो आपकी जीभ देखो स्थिर रहती है। बीच के पार्ट में आपके जो बीच वाला मध्य वाला भाग है उस वहाँ पे थोड़ा फोर्स लगेगा, ऐसा वजन सा लगेगा। बोल के देखो, जीभ को फील करना है। ठीक है, अग्रभाग में ई देखो तो आपकी जीभ जो ई कर रहे हैं, तो ई के करते वक्त जो आपकी जीभ है आगे का भाग वो हल्का सा बैंड हो रहा है, पीछे को दब रहा है और ये चौड़ा हो रहा है। मध्य भाग क्या हो रहा है, मध्य भाग में चौड़ा हो रहा है। और ये आपके जो ऊपर के दांत हैं, ऊपर के दांत के दाढ़ होती है ना, ये किनारे किनारे वाले दांत, उनमें क्या हो रहा है, टच हो रही है, यहाँ पे फूल रही होगी ऐसे, है ना। और ये वाला भाग सिकुड़ रहा होगा हल्का सा। ये हो गया हमारा ई ए ऐ, इनको प्रोनाउंस करेंगे तो ये अग्रभाग हो गया। ठीक है, अब आता है पश्च भाग। पश्च भाग में कौन से होते हैं, आ ई, सॉरी ई नहीं, ऊ, आ ऊ री, ओ औ। तो पीछे का भाग इसमें हमारा इंक्लूड होता है। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आप इनको प्रयोग करके देखिए, बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है उच्चारण में मुख द्वार खुलने के। अब उच्चारण करते वक्त क्या है, मुख द्वार कितना खुलना, पहले क्या था समय या काल के आधार पर, ठीक है, कितना समय लग रहा है। अब क्या है, मुख द्वार। मुख द्वार मतलब आपका मुंह कितना खुलता है। तो ये 2 प्रकार से, खुला या एक होता बंद, मतलब एक निम्न स्वर एक उच्च स्वर, इसको कहते हैं। या फिर उसको विवृत स्वर, संवृत स्वर, मतलब विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत, इसके 2 पार्ट हो गए। इसको हम आगे देखते हैं डिटेल से कि विवृत स्वर क्या होगा, उच्चारण मुख द्वार खुलने पर आधार पर। विवृत मतलब खुला हुआ, ठीक, मुख द्वार कितना खुला है, पूरा खुला हुआ है, तो वो हमारा विवृत स्वर होगा। विवृत स्वर कौन सा है, आ बोलेंगे तो आ देखो विवृत है, मतलब पूरा खुला, आ मुंह खुला है बड़ा सा, आ। अर्धविवृत मतलब आधा खुला, ठीक है, मुख द्वार कितना है, आधा खुला, ए ठीक है। ये शब्द जो हमारे वर्ड हो गए वो अर्धविवृत हो गए। संवृत मतलब लगभग पूरा बंद, हल्का सा खुला होगा लेकिन लगभग उसको पूरा बंद ही मानेंगे। ठीक है, ई बोलते हैं, ई उ तो बहुत हल्का सा खुला रहता है। अर्धविवृत मतलब आधा खुला, ए ओ। ठीक है, तो ये हमारे अर्ध संवृत हो गए। क्लियर है, संवृत मतलब बंद और विवृत मतलब खुला हुआ। अब उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। तो उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे कंठ, आ और आ, ये कंठ से प्रोनाउंस होते हैं। अब कंठ पे अपने उंगली रखेंगे तो वहाँ पे आ और आ बोलो, आ वाइब्रेशन बहुत लाउडली फील हो रहा है, आ फील हो रहा होगा। तालु क्या होता है, तो जो आपके ऊपर का भाग होता है ये, ठीक है, ऊपर का ये वाला भाग होता है ना, आपका मुंह होगा, यहाँ पे आपकी जीभ होगी, ये आपके दांत होंगे यहाँ पे, ये ऊपर वाला भाग वो कहलाता है तालु। तो जब आप ई और ई प्रोनाउंस करेंगे, अभी बताया था हमने जब जीवा के आधार पर, वहाँ पे हमने बताया था, चलो आपको दिखा देते हैं। ये देखो,
तो अब जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो ये ऊपर वाले दांत हैं ना, इनकी ये किनारे साइड में जो दांत होते हैं, जो दाढ़ आप बोलते हैं, यहाँ पर आपकी ये ऊपर का भाग क्या होगा, ये तालू होगा। तो ये जीभ होगी वो कहाँ पे फिक्स होगी, यहाँ से यहाँ पे चौड़ी हो जाएगी, और वो जो हवा होगी वो तालू को होकर टच करके आ रही होगी, ठीक है। ऐसे हवा जब प्रोनाउंस करेंगे, हवा ऐसे तालू को टच करके निकलेगी, ठीक है। तो आप प्रोनाउंस करके देखेंगे ई और ई को, ठीक है, ई ई। तो हवा क्या हो रही है, आपकी जो ऊपर के जो दाढ़े हैं उसमें आपकी जीभ चौड़ी होकर ऐसे फिट हो जा रही है ऊपर के दांतों में, ठीक है। और तालू क्या हो रहा है, तालू से हवा रगड़ खाते हुए निकल रही है तालू से, ई ई। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या होता है कि ये जो आपका तालू होता है, तालू के ऊपर ये आगे के जो दांत होते हैं, ठीक है, ये दांत होंगे। तो यहाँ से दांत के थोड़ा सा ऊपर से जीभ ऐसे ऐसे मुड़ के नीचे को गिरेगी, ठीक है। जीभ क्या होगी, नीचे को गिरेगी, तो वो होगी मूर्धन्य, री री। प्रोनाउंस करके देखो, री। तो ऊपर के यहाँ पे वाइब्रेशन के साथ नीचे जीभ आ रहे हैं, री री, ठीक है। तो वो हमारा मूर्धन्य हो गया। ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होता है ओठ, ऊ ऊ। अपने होठों को ध्यान दें, होठों पे ध्यान दो, ऊ ऊ देखो गोल हो रहे होंगे, ठीक है। तो ऊ का प्रोनाउंस हो रहा है होठ के आधार पर, ठीक है। कंठ तालव्य, कंठ मतलब गला, तालव्य मतलब तालू ऊपर का, ठीक। ए ऐ, तो कंठ भी यूज हो रहा है और ताल भी यूज हो रहा है, तो ए ऐ, तो वो हमारा कंठ तालव्य हो गया। कंठ ओष्ठ है, कंठ मतलब गला, ओष्ठ मतलब ओठ, ओ औ, तो गोल हो रहे हैं होठ प्रोनाउंस करते वक्त, और आवाज़ निकल रही गले से, ओ औ, ठीक है। और आ कंठ से निकल रहा है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलें, मात्राओं के आधार पर स्वर के भेद। अब मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, अभी मात्राएं कितनी थी, 10 थी। तो इसमें से एक स्वर था जिसकी मात्रा नहीं थी, उसको बोलेंगे अमात्रिक। बाकी को जो हमारी 10 की 10 होंगे वो मात्रिक स्वर हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा है ये तो। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्वर के उच्चारण के समय होठ की स्थिति के आधार पर। अभी हमने क्या पढ़ा था, स्थान के आधार पर, ठीक है, और मुख द्वार कितना खुलता है उसके आधार पर। अब होठ की स्थिति के आधार पर कितना हम पढ़ेंगे। तो एक होता है व्रतमुखी, जो इसमें होठ क्या हो, व्रत मतलब गोल हो जाए होठ, ठीक है। तो गोलाकार होठ हो जाएंगे तो व्रतमुखी हो जाएगा, जब गोलाकार नहीं होते हैं तो वो अव्रतमुखी। प्रोनाउंस करेंगे इसको, ठीक है। ऊ प्रोनाउंस करते वक्त अपने होठ को शीशे में देख सकते हो। होठ को जब शीशे में देखेंगे तो आपके होठ ऐसे गोल हो रहे होंगे, ठीक है। ऊ ऊ ओ या आ बोलते हैं, उसमें भी होठ क्या होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। आवृत्तमुखी में गोलाकार नहीं होते, गोलाकार क्या नहीं होते, होठ नहीं होते हैं, जिससे आ ई री ए। तो इसमें होठ क्या नहीं हो रहे, गोल नहीं हो रहे। तो ये हो गए होठ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। नेक्स्ट पे चलेंगे, तो नेक्स्ट तो है नहीं, इतना ही थे हमारे स्वर के भेद। तो ये बहुत डिटेल्ड वीडियो है। अब अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको अच्छे से पढ़ लो, इसके से स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसको टेलीग्राम चैनल से रिवाइज रूम को डाल के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे अभी इस पर काम चल रहा है, मैं इसको पूरा एक डिटेल्ड पूरा सोच रहा हूँ इसकी पीपीटी बनाऊँ और आपको वहाँ पे मैं दूँ, ठीक है। तो ये पूरा नोट्स आपको एक साथ देना का सोच रहा हूँ मैं, इसलिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये अभी जितना मेरा काम कंप्लीट है उसको मैं डाल दूंगा, बाद में जब मेरा पूरा एक साथ कंप्लीट हो जाएगा तो इसको मर्ज करके एक साथ में इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।